नमस्कार। बाल विकास के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम मानव विकास के उस विज्ञान में गोता लगाने वाले हैं जो हमें ये बताता है कि आखिर एक नन्हा सा शिशु समय के साथ कैसे कैसे रंग बदलता है, कैसे विकसित होता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ शिक्षाविदों या मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको इंसानी फितरत और हमारे बड़े होने के सफर को समझने में जरा भी दिलचस्पी है तो ये चर्चा आपको बहुत पसंद आने वाली है। खैर, इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले जरा एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर कीजिए। एक इंसान के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण आखिर होता कैसे? मतलब जन्म के वक्त एक बिल्कुल असहाय सा दिखने वाला शिशु आगे चलकर एक पूरी तरह से समझदार, विचारशील वयस्क बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ शरीर का बड़ा होना भर नहीं है, बल्कि मन, विचारों, भावनाओं और हमारे व्यवहार के गढ़े जाने की एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाने वाले हैं। हमारी इस चर्चा का एक बहुत ही सीधा सा रोड मैप होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल विकास आखिर है क्या। फिर हम अक्सर कंफ्यूज करने वाले दो शब्दों वृद्धि और विकास के फर्क को समझेंगे। इसके बाद विकास के कुछ यूनिवर्सल नियमों को देखेंगे और फिर मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहस यानी वंशानुक्रम बनाम वातावरण पर एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। और आखिर में विकास की अलग अलग अवस्थाओं की टाइमलाइन को डीकोड करेंगे। आइए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। बुनियादी सवाल कि ये बाल विकास वैज्ञानिक नजरिए में आखिर है क्या। आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका असली वैज्ञानिक आधार समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने या उनके आज के व्यवहार को देखने तक सीमित नहीं है। इसे गहराई से समझने के लिए मशहूर मनोवैज्ञानिक हरलॉक की ये प्रामाणिक परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के विकास की अलग अलग अवस्थाओं में होने वाले बदलावों का अध्ययन करती है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बचपन में होती है और फिर अचानक रुक जाती है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कंसेप्शन यानी गर्भाधान से शुरू होकर आखिरी सांस तक लगातार चलती रहती है। अब हम आते हैं एक बहुत ही आम उलझन पर, वृद्धि बनाम विकास। क्या ये दोनों एक ही हैं? शिक्षा जगत में अक्सर लोग वृद्धि और विकास को एक ही तराजू में तौल लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में ये दोनों जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एक तरफ देखिए वृद्धि यानी ग्रोथ, ये सिर्फ मात्रात्मक है, जैसे आपकी लंबाई बढ़ गई या वजन बढ़ गया। इसकी एक लिमिट है, मैच्योरिटी आने पर यह रुक जाती है और इसे इंची टेप या वजन की मशीन से मापना बड़ा आसान है। लेकिन दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ये जीवन भर चलता है। इंसान के व्यवहार, उसकी कार्यकुशलता और समझ में जो लगातार प्रगति होती है वो विकास है। आप किसी के विकास को सिर्फ नाप तौल नहीं सकते। दिलचस्प बात तो यह है कि शरीर की वृद्धि रोके होने पर भी इंसान का विकास हो सकता है। अब जरा उन बड़े और सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। पहला, निरंतरता, यानी विकास कभी ब्रेक नहीं लेता, ये लगातार चलता है। दूसरा है वैयक्तिक अंतर। भले ही हम सबके विकास का क्रम एक हो, लेकिन हर इंसान की अपनी एक अलग स्पीड होती है ना। तीसरा नियम बहुत ही कमाल का है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को बिना किसी दिशा के ऐसे ही हिलाता है और फिर धीरे धीरे वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से किसी छोटी सी चीज को बारीकी से पकड़ना सीख लेता है। विकास हमेशा ऐसे ही रैंडम हरकतों से शुरू होकर एकदम सटीक और विशिष्ट कौशलों की तरफ बढ़ता है। और चौथा है एकीकरण, जहां शरीर के अलग अलग अंगों के बीच तालमेल बिठाना सीखा जाता है। और ये बात प्रकृति के एक बेहद शानदार बायोलॉजिकल डिजाइन को भी साबित करती है, जिसे मस्तिष्काधुमुखी विकास या सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहते हैं। सुनने में शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि शरीर का विकास हमेशा सिर से पैर की दिशा में होता है। आपने गौर किया होगा, एक छोटा सा शिशु सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद वो अपने हाथों पर कंट्रोल पाता है और सबसे आखिर में वो पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। प्रकृति ने सब कुछ कितने लॉजिकल तरीके से सेट किया हुआ है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश करते हैं, मनोविज्ञान की वो सबसे पुरानी बहस, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का प्रभाव, हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। जो गुण हमें पीढ़ियों से जेनेटिक्स के जरिए मिलते हैं, उनका हमारे विकास पर कितना असर होता है। फ्रांसिस गाल्टन का ये कथन इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से समझाता है। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता और महानता का हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट से बहुत गहरा नाता है।
वो कहते हैं कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों के परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में महान काम करने वाले अन्य लोग भी पैदा हुए हैं। यहाँ इस विचार को बिना किसी पक्षपात के रखा गया है कि कई बार हमारी खासियतें या विशेष योग्यताएं आनुवांशिक तौर पर हमारे डीएनए के रास्ते हम तक पहुंचती हैं। और इसी बात को डगडेल के 1877 के एक मशहूर अध्ययन से बहुत मजबूत आधार मिलता है। उन्होंने ज्यूकस नाम के एक परिवार का उनकी कई पीढ़ियों तक विस्तार से विश्लेषण किया। उनके नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार के कुछ पहलू भी उसके वंशानुक्रम से गहराई से जुड़े हो सकते हैं। यह अध्ययन निष्पक्ष रूप से ये दिखाता है कि हमारा जेनेटिक इतिहास हमारे मनोवैज्ञानिक विकास में एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। अब बात करते हैं वातावरण के प्रभाव की, वो जो हमारी पर्सनैलिटी का असल निर्माता है। मनोविज्ञान में ये बात बहुत साफ है कि अगर वंशानुक्रम आपको मिला हुआ एक नक्शा या ब्लूप्रिंट है, तो वातावरण वो बिल्डर है जो उस नक्शे पर एक जीती जागती इमारत खड़ी करता है। मनोवैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा धड़ा ये मानता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल इंसान को पूरी तरह से ढाल सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांस बोआस ने दिखाया कि कैसे भौगोलिक वातावरण लंबे समय में लोगों की शारीरिक बनावट में भी अंतर ला सकता है। वहीं गॉर्डन ने साबित किया कि अगर किसी को सही सामाजिक माहौल ना मिले तो उसका मानसिक विकास धीमा पड़ जाता है। और केंडोल के अध्ययनों ने भी यही बताया कि एक इंसान की बुद्धि और उसकी उपलब्धियों पर उसके आसपास के वातावरण और उससे मिलने वाली सुविधाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। जन्म से अलग हुए जुड़वां बच्चों और अनाथालयों पर किए गए अध्ययनों के नतीजे इस बात की पक्की गवाही देते हैं। न्यूमन और फ्रीमन जैसे शोधकर्ताओं ने उन जुड़वां बच्चों पर स्टडी की जिनका डीएनए एकदम सेम था, लेकिन उन्हें अलग अलग माहौल में पाला गया। क्या नतीजा निकला? उनकी बौद्धिक क्षमताएं और उनका सामाजिक विकास बिल्कुल अलग दिशाओं में हुआ। ये साफ तौर पर साबित करता है कि एक अच्छा, सपोर्टिव और सकारात्मक वातावरण इंसान की क्षमता को कहां से कहां पहुंचा सकता है। प्रकृति यानी नेचर और पोषण यानी नर्चर आपस में किस तरह गुंथे हुए हैं, इससे बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो इन भारी भरकम बहसों और सिद्धांतों के बाद आइए इस ज्ञान को थोड़ा जमीन पर उतारते हैं, हमारी टाइमलाइन यानी विकास की अवस्थाएं। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सफर कैसे कैसे आगे बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक रॉस का ये क्लासिफिकेशन देखिए। उन्होंने हमारे विकास के इस जटिल से सफर को 4 बहुत ही साफ सुथरे और लॉजिकल चरणों में बांट दिया है। 1 से 3 साल तक शैशवावस्था, 3 से 6 साल तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था और आखिर में 12 से 18 साल तक किशोरावस्था। ये सीधा सा ढांचा हमें विकास के हर नाजुक और अहम पड़ाव को स्टेप बाय स्टेप समझने में बहुत मदद करता है। और पता है, हर अवस्था की अपनी एक अलग ही कहानी, एक अलग ही पहचान होती है। सबसे पहले शैशवावस्था में शिशु बस इस नई दुनिया के साथ समायोजन कर रहा होता है, वो बस चीजों को आजमा रहा होता है। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, जहां बच्चे के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, एक गजब की जिज्ञासा होती है। उत्तर बाल्यावस्था आते आते समूह प्रवृत्ति हावी हो जाती है, मतलब दोस्तों के साथ खेलना और बाहर घुलना मिलना ही दुनिया का सबसे जरूरी काम बन जाता है। और फिर एंट्री होती है किशोरावस्था की। शरीर में हो रहे बदलाव, भावनाओं का तूफान, जटिल समस्याएं और गहरी कल्पनाएं, यही वो दौर है जो इंसान को एक परिपक्व वयस्क बनने के दरवाजे तक ले जाता है। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद हम आपको एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। अगर वातावरण सच में इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या सही परिवेश देकर किसी भी इंसान को पूरी तरह बदला जा सकता है? 1799 में सामने आया एवेरॉन के जंगली बालक का ऐतिहासिक मामला याद है? वो बच्चा जिसका पालन पोषण जंगलों में जानवरों के बीच हुआ था। बाद में उसे इंसानों के बीच लाया गया, बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन वो कभी भी इंसानों की तरह बोलना या सोचना नहीं सीख सका। उसे पूरी तरह सभ्य नहीं बनाया जा सका। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान के ढलने की ताकत भले ही असीम हो, लेकिन उसकी भी कुछ निरपेक्ष सीमाएं जरूर हैं। विकास की इस अद्भुत और निरंतर यात्रा में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए एक रहस्य है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।